है गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। देखो, प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे, उनके अंदर हम लोग मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको स्टडी कर रहे हैं, मैक्सवेल का वितरण नियम। और मैक्सवेल के वितरण नियम में लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस पोजीशन तक पहुंचे थे। अभी उसको कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। हम लोग लाग्रांज का जो मल्टीप्लायर मेथड था, जो लाग्रांज का जो गुणक विधि है, उसके हेल्प से हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन को 4 को ऐड कर देंगे। तो समीकरण 3 और 4 को ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा। इसमें भी एक u वाला इसमें भी एक u वाला टर्म है, ये इसमें भी एक u वाला टर्म है, इसमें भी v का टर्म है, इसमें भी v का टर्म है, इसमें भी w का टर्म है और इसमें भी w का टर्म है। तो तीनों एक एक ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो समीकरण 3 + 4, तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 क्या होने वाला है इससे ये होगा, क्या होगा देखिए। पहला जो इक्वेशन है उसका पहला टर्म है एफ यू डेल यू, उसमें भी डी यू है, इसमें भी डी यू है, तो दोनों का डी यू कॉमन आ जाएगा। तो इसमें तो ये बच जाएगा और इसमें बचेगा बीटा यू डी यू। दूसरे में एफ वी डेल वी डी वी प्लस बीटा वी इंटो, सॉरी इसका जो डी वी है ये मैं बाहर लिख सकता हूँ, एक सेकेंड। इसके अंदर जो बीटा वी, इसका जो बचेगा वो डी वी बच जाएगा, प्लस 2 टर्म तो आ गई, तीसरा भी इसी तरीके से मिल जाएगा। तीसरा जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा 1/f(w) डेल w प्लस बीटा w इंटू dw, जो आएगा वो बाहर लिख देंगे हम लोग। ये कुछ ऐसे मिलेगा, ये टर्म मिलेगा, ठीक है। अब देखो इक्वल टू 0 भी मिलेगा, ऐड करें ना राइट हैंड साइड की तरफ 0। इसमें एक चीज नोटिस करना, u, v और w जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं। u, v व w स्वतंत्र चर है। u, v and w are independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेंस ये हुआ कि इन तीनों का एडिशन 0 हो रहा है ना, तो ये 0 तभी हो सकता है जब ये भी अपने आप में 0 हो, ये भी अपने आप में 0 हो और ये भी अपने आप में 0 हो, क्योंकि एक दूसरे से ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो हर एक टर्म 0 होगा ना, तब जाके 0 होगा। इसलिए अतः ये टर्म भी 0 होगा, ये तो डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, तो ये तो 0 होगा नहीं, ये टर्म 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगा, तो ये तीनों टर्म 0 होंगे। इसलिए 1/f यू डेल यू प्लस बीटा यू ये 0 होगा, ठीक है। हम लोग इस एक को 0 कर लेते हैं, एक को सोल्व कर लेते हैं, फिर बाकी भी इसी तरीके से होंगे। एक बार इसको बात कर लेते हैं इसी प्रकार। सिमिलरली 1/f v डेल एफ वी बाई डेल वी प्लस बीटा वी इक्वल टू 0, और इसी तरीके से 1/f w डेल w प्लस बीटा w इक्वल टू 0, तीनों 0 होंगे। चलो इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया, 4 तक हो गया था ना। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल लो, इसको 5 बोल लो। 4 तक तो हो गया था ना, 4 तक हुआ था, 5 तक, 4 तक हो गया था। इसको आप बोलो 5 नंबर का इक्वेशन, इसको बोलो 6 नंबर, ये बोलो 7। तीनों सिमिलर ही, एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते, एक इक्वेशन से जैसे रिजल्ट मिलेंगे बाकियों से भी वैसे आएंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 को सोल्व करते हैं, तो समीकरण 5 से पहले पहुंच करके कॉपी कर लेना, फिर समीकरण नंबर 5 से देखते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 5 से, बाय इक्वेशन नंबर 5
समीकरण 5 से देखिए, समीकरण 5 से बाई इक्वेशन 5 क्या है, 1/FU डेल FU बाई डेल U प्लस बीटा U इक्वल टू 0। तो मैं काम करता हूँ इसमें, ये है डेल FU बाई डेल U, इसमें 1/FU, ये है माइनस बीटा U, ऐसा ही है। तो इसमें हम मैं ऐसे काम करता हूँ, डेल FU जो है और इधर FU रख लिया, ये जो डेल U है उसको उधर भेज दिया, माइनस बीटा U डेल U, ठीक है। आगे चले, इसका इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें, इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका तो लॉग में आ गया, ln आ गया, ln FU ऐसे लिख दूं, और इसका आ गया माइनस बीटा, तो कांस्टेंट है U²/2, और कांस्टेंट आएगा कुछ, क्योंकि लिमिट नहीं लगा तो कांस्टेंट ले लो ln A, ऐसे कोई कांस्टेंट ले लिया ln A, ठीक है। कांस्टेंट ln में इसलिए लेते ताकि इसके साथ में सेट हो जाए, इधर वाले के साथ में कुछ पर्टिकुलर फॉर्म बनाना चाहते हैं वो फॉर्म बन जाए। तो हम लोग ऐसे करते हैं ln FU और उसको ले आते हैं माइनस ln A, तो माइनस बीटा U²/2, ये जो है वो ऐसा बनेगा ln FU अपॉन A, ऐसे मिलता है। अरे माइनस में होते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं ना, ये आएगा माइनस बीटा U²/2, इस तरीके से। आगे देखिए, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। ये जो मिलेगा, ये अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूं तो देखो, एंटी लॉग लेने पर दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो इधर तो ये FU/A आ जाएगा, और इधर एंटी लॉग लूंगा तो e की पावर में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, e⁻ माइनस बीटा U²/2, ठीक है। तो ये जो मिला अपने को FU वो मिला A इंटू e⁻ माइनस बीटा U²/2, एक सेकेंड, ऐसा मिला, ठीक है। FU मिल गया। अब इस चीज को देखना, F इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेट ये जो β/2 है ना, इसको स्मॉल b मान लो, थोड़ा सिंपल करने के लिए, बस इसीलिए। तो FU इक्वल टू A e⁻ माइनस b U², ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये U के लिए मिला, इसी तरीके से VW के लिए भी इसी तरीके से मिलेगा। इसी प्रकार सिमिलरली FV जो मिलेगा, देखो U में, V में और W में, तीनों डायरेक्शन में सिमिट्री है, सममितता, मतलब जैसा U में हो रहा है वैसे V में हो रहा है, वैसे W में हो रहा है। तो U में ऐसा आएगा तो V में भी ऐसा आएगा, ये V में आएगा A e⁻ माइनस b, U की जगह V² आ जाएगा, और W में आएगा A e⁻ माइनस b W²। आई बात समझ? तो ये कुछ इक्वेशंस मिलके 6, 7, 8 हो गए थे, इसको मैं 9, ये 10 और ये इक्वेशन नंबर 11 मिल गया अपने को। तो 9, 10 और 11 के वैल्यूज हम लोग कहीं पुट करने वाले हैं, कहाँ पे देखिए, यहाँ तक हो गया ये। आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, कहाँ पे, देखिए अपने पास में ये था कुछ, ये DNC था ना, DNC। तो DNC में अगर हम लोग चाहे तो पुट कर, इसको इक्वेशन नंबर A कर दो भैया, कोई इक्वेशन नंबर लिखा नहीं था मैंने, इसको इक्वेशन नंबर A लिख देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर A में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, किसकी,
एफ यू, एफ वी और एफ डब्ल्यू की, इन तीनों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूं मैं, कर दूं? चलो तो इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू पुट करते हैं 9, 10 और 11 से, 9, 10, 11 से। तो 9, 10, 11 से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर ए में। तो समीकरण ए में 9, 10 व 11 से मान रखने पर, 11 से मान रखने पर, तो 11 से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए इधर चल रहा है डी एन सी, उधर चल रहा है स्मॉल एन एफ यू, एफ यू का वैल्यू ये है, तीनों का वैल्यू ये है, तो ये है ए ई टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर, फिर है एफ वी, इसका वैल्यू है ए ई टू पावर माइनस बी वी स्क्वायर, फिर है एफ डब्ल्यू जिसका वैल्यू है ए ई टू पावर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये है। इसमें देखिए जो डी एन सी मिला आपको, डी एन सी वो क्या मिला? वो मिला एन ए क्यूब हो गया, ई टू पावर, देखो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते, तो ये तीनों में बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो ये और ये ऐड होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये इन तीनों को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस बी तो कॉमन आ जाएगा तीनों में, इसमें आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये बचेगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ये मिला अपने को कुछ, जिसने छापा नहीं है पॉज करके कॉपी कर लेना पहले इसको, आगे चलते हैं फिर। अब देखिए ये इतना, एक सेकेंड, इतना मिला अपने को, इसमें आगे देखिए, देखो जो डी यू डी वी और डी डब्ल्यू मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी स्पेस में वॉल्यूम है, ये वेग आकाश का आयतन है, ये जो डी यू है इंटू डी वी डी डब्ल्यू, ये क्या है? वेग आकाश का आयतन, वेग आकाश का आयतन, अल्पांश आयतन है ये, अल्पांश आयतन, वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ वेलोसिटी स्पेस, वेलोसिटी स्पेस का क्या है? छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है, छोटा सा। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर मैंने फिर एक चीज बताई थी यहां पे भी थोड़ी देर पहले कि ये जो वेलोसिटी स्पेस है u v और w, ये तो तीनों डायरेक्शन में है, u v w। वेलोसिटी एक स्पेस की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने एक यहां पे रेडियस मानी, त्रिज्या मानी, त्रिज्या मानी, तो ये त्रिज्या मान के हम लोग यहां पर क्या करेंगे? गोला बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे। तो ये जो त्रिज्या है, यहां पर जो रेडियस है वो एक्चुअल में वेलोसिटी है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी नहीं है त्रिज्या। यहां पर रेडियस कौन है? वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी स्पेस के अंदर स्फीयर बनाया मैंने। ये जो गोला है वेग आकाश में बना है, तो ये गोला बन गया, स्फीयर बन गया। तो अगर ये आयतन नॉर्मली वैसे कैलकुलेट करूं तो वैसे तो वो ऐसे मिल रहा है। अगर यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम निकालूं, जैसे छोटा सा वॉल्यूम, एक छोटी सी लेयर निकाल ली है, इसका छोटा सा वॉल्यूम अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? डी यू डी वी डी डब्ल्यू से। लेकिन अगर मुझे ऐसे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में चेक करना हो इसको, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में मतलब गोलीय निर्देश तंत्र में, तो इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे डी यू डी वी डी डब्ल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। ये भी लिखने का पैटर्न होता है। ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। ये मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने पढ़ाया, वहां से चीजें आती है। इसको गोलीय निर्देश तंत्र को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, स्पेरिकल को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बस इतना ही काम है। इतना ध्यान रख लेना आप कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी चीज को हम लोग 4 पाई सी स्क्वायर डी सी, वैसे इसको ऐसे लिखते हैं, आप वहां पे पढ़ोगे तो ऐसे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आता है डी आर, ऐसे आता है। लेकिन यहाँ पे आर रेडियस होता है, रेडियस की जगह यहाँ पे रेडियस कौन है? सी है,
तो यहाँ पे आर की जगह सी आ जाता है। ठीक है, ये भैया ये है लॉजिक इसका। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर 11 तक हो गया था, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 12 एंड 13 से बाय इक्वेशन 12 एंड 13 ये से आएगा DNC NA³ e⁻⁻b, ये क्या है? u² v² प्लस w², c² है ना, इक्वेशन नंबर 1 से देखना, ये c² के बराबर है, तो ये तो हो गया c²। और ये जो आया है ये इसको लिख लो, ये आ गया 4πc² dc। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलता हूँ मैं। तो ये मिला अपने को DNC इक्वल टू 4πNA³ c² e⁻⁻bc² dc। ये एक इक्वेशन मिला है, इसको इक्वेशन नंबर 14 बोल दो, 14 नंबर का समीकरण मिला है। ये एक्चुअल में जो हम लोग चाहते थे ना, जो मैक्सवेल का जो लॉ है यही है, लेकिन अभी इसमें ए और बी, ये दो ए और बी क्या कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट्स के वैल्यू कैलकुलेट करने हैं मुझे। तो ए और बी जो नियतांक है उनके मान निकाल लेता हूं और फिर यहां पे पुट करता हूं और फाइनली इक्वेशन का फॉर्म कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, एक बार टाइम देख लो मैं, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइम है अपने पास में, तो ए और बी के वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और बी के मान निकालते हैं। देखिए ए बी नियतांक है, नियतांक ए व बी के मान ज्ञात करने के लिए, नियतांक ए व बी के मान, वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स ए एंड बी, इन दोनों के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 14 है, अपने को ये पता है जैसे DNC है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 0 to n हो जाएंगे, जैसे ऐसा है समीकरण 14 से, बाय इक्वेशन 14 समीकरण 14 से क्या है, ये है DNC इक्वल टू 4πNA³ c² e⁻⁻bc² dc। इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं समीकरण नंबर 14 का, इधर इंटीग्रेशन करूं, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल 0 से लेके n तक है। ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो 0 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ये मैंने बताया था कि 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ऐसा KTG में लिखा हुआ था एक पॉइंट। ठीक है, तो ये है, अगर मैं इधर से कैलकुलेट करूं तो इधर से फाइनली आ जाएगा n। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आएगा, जो इंटीग्रेशन NC आएगा, वैल्यू रखेंगे 0 और n, तो NC का वैल्यू n आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या मिलेगा अपने को, n मिलेगा। इधर देखो 4πNA³, ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन C में है तो C वाले टर्म बच गए, c² - bc² dc 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, गामा इंटीग्रेशन का नाम सुना है क्या? गामा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्म का होता है, इस तरीके का रूप होता है उसका। वो कैसा होता है मैं एक बार बताता हूं। सिंस गामा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसे होता है, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, लिमिट ऐसे आती है, और इसमें आता है जैसे x⁻m e⁻⁻α x⁻n। अल्फा तो कांस्टेंट है, ये x⁻n है, ये x⁻m है, तो इसका जो फॉर्म आता है वो ऐसे आता है 1/n फैक्टोरियल 1 + m/n अपॉन अल्फा 1 + m/n, ये आता है।
ये ध्यान रख लो एक बार, जो मैंने करवाया है कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना हमने, ये x⁴m और n, ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ होती है, और जो फैक्टोरियल नहीं है ये गामा है, सॉरी ये फैक्टोरियल नहीं है गामा है। और गामा को सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या होता है, जैसे गामा में अगर ऐसे आ गया, गामा में अगर कोई पूर्णांक आ गया ऐसे, जैसे गामा 4 आ गया, तो इसको लिखेंगे कैसे, गामा 4 को कैसे लिखेंगे, गामा 4 हो जाता है फैक्टोरियल 3। मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे है एक्चुअल में, गामा n जो होता है वो होता है, सॉरी गामा n है, और n पूर्णांक है, अगर इंटीजर है जैसे 1 है या 2 है 3 है 4 ऐसा आ गया, तो इंटीजर है तो ये आ जाता है फैक्टोरियल n-1। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो ये तो एग्जांपल बता दिया मैंने कि ऐसा है तो वो ऐसा होने वाला है, ठीक है, ऐसा है। n अगर पूर्णांक है तो n कोई पूर्णांक है तो ऐसा होगा, इंटीजर है पूर्णांक, और अगर पूर्णांक नहीं है अर्ध पूर्णांक है, मान लो हाफ इंटीजर है ऐसा, जैसे मान लो ऐसा आ गया 5/2, गामा 5/2, तो इसको सोल्व ऐसे करते हैं, 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2 इंटू इसमें से भी 1 माइनस करो 1/2, और फिर 1/2 के बाद में लिखेंगे √π, ठीक है। ये यहां तक आता है ऐसे, जैसे अगर मान लो ऐसे आ गया गामा 11/2, अगर ऐसा आ गया तो इसको सोल्व करते हैं ऐसे, 11/2 को सोल्व करते हैं, एक कम करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। अरे 11/2 का मतलब है 5.5, 5.5 में से एक कम करेंगे 4.5 आएगा, तो 4.5 को 9/2 लिखते हैं, 4.5 में से एक कम करेंगे तो 3.5, 7/2, 3.5 में से एक कम करेंगे तो 3.5 में से एक कम करेंगे 2.5, तो 5/2, 5/2 में से एक कम करेंगे तो 3/2, 3/2 में से एक कम करेंगे तो 1/2, और 1/2 के लास्ट में जाके हम लोग फैक्टोरियल √π लिख देते हैं। ये इनके सॉल्यूशन होते हैं। अगर गामा में इस तरीके की संख्या मिल गई तो ऐसे मिलेगा, और गामा में पूर्णांक मिला तो वैसे मिलेगा। ये फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें ये चीजें आती है, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं इसलिए बताया, इसमें काम में आएगा अभी ये, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मेट सेम ही तरीके का है। मेन चीज तो इसमें लिमिट है, लिमिट सेम होनी चाहिए पहली चीज, तो लिमिट अलग है ना तो नहीं लगा सकती है फॉर्मूला, लिमिट 0 to ∞ होनी चाहिए। अब x⁴m, यहाँ पे x वेरिएबल कौन है, c है, और जो अल्फा है यहाँ पे, अल्फा की जगह यहाँ पे b है। पावर्स देख लो, m की जगह है 2 और n की जगह है कौन है 2, m और n की वैल्यू 2 है। तो इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n = 4πn⁴, ये तो आ गया। ये इंटीग्रेशन करें इसका, तो इंटीग्रेशन में देखो इस तरीके का इंटीग्रेशन करें तो n की जगह है यहाँ पे 2, तो 1/2 है n का वैल्यू। गामा 1 + m की जगह कौन है 2 है, 1 + 2, n की जगह पे क्या है 2 है, और जो कांस्टेंट है यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे कांस्टेंट है b, तो यहाँ पे b है कांस्टेंट, इसकी पावर क्या है 1 + m/n, जो ऊपर लिखा हुआ वही है पावर, तो 1 + m, ये तो 1 + 2/2, मतलब 3/2, ऐसा है। इसको आगे सोल्व करें, देखें क्या आता है, n दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया ना, n दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 = 4πa³। 4πa³ क्या है, ये देखो देखो अभी क्या आता है, पहले देखते हैं। 4πa³ ये /2 है, इसमें देखो ये 3/2 बचा, गामा में 3/2, तो गामा 3/2 होता है, एक कम करो 1/2 इंटू √π ऐसे अपॉन b⁴ 3/2, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। 1 = ये देखो 2 to 4 हो जाएगा, ये 4 इससे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा a³, यहाँ पे पाई की पावर 1 है, ये पाई की पावर आधी है, तो पाई की पावर 3/2 हो गया, पाई की पावर 3/2 और नीचे b की पावर भी 3/2, तो पाई और b दोनों की पावर कितनी है 3/2 है,
ठीक है, ये ऐसे आएगा a क्यूब इक्वल टू, इनको इधर ले आया तो ये आ गया b अपॉन पाई की पावर 3/2। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ से अगर दोनों तरफ 1/3 लगा दूँ पावर तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो b अपॉन पाई 1/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/2 बचेगा। ये मिला अपने को a और b में रिलेशन मिला। अभी तो क्या मिला, a और b में रिलेशन मिला है। तो अब a और b दोनों में से एक की वैल्यू अगर मैं अब कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास में ऑटोमेटिकली सही है, ऑटोमेटिकली दूसरी वाली वैल्यू मिल जाएगी। a और b का वैल्यू, एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अपन एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वो एक वैल्यू क्या आएगी, एक बार शायद टाइम होने वाला है, इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा, ये इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ओके, ठीक है।